राजू के दुबले पतले होने का हर कोई मजाक उड़ाया करता था। सुनैना, तुम अपने बेटे को कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या? माँ जी, सब कुछ खिला पिला कर देख लिया, दूध, मक्खन, केले, सब कुछ, लेकिन इसके शरीर को तो कुछ लगता ही नहीं है। ये बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है, वो भी इसी की तरह पतले दुबले थे। लेकिन दादी माँ, मुझे सब लोग लकड़ी लकड़ी बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब तू दुबला पतला है, इसमें तेरी क्या गलती? शाम को राजू अपने दोस्त नंदू के साथ बॉल से खेल रहा था। तभी दो बड़े लड़के आए। ये बॉल हमारा है। नहीं, ये मेरा है, कल ही मेरे पापा ने मुझे दिलाया है। अब तक ये तेरा था, लेकिन अब ये बॉल हमारा है। नहीं, मेरा है। अबे ओए, लकड़ी के तिनके, तू हमसे लड़ेगा? चल राजू, चलते हैं। नहीं, वो बॉल मेरा है। राजू, हम नया बॉल ले लेंगे, अब चलो यहाँ से। नंदू अपने दोस्त को ले जाने लगा। डरपोक कहीं के, लकड़ी का तिनका। इन लोगों के शब्द सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। निराश राजू तालाब में अपना प्रतिबिंब देखने लगा और नंदू पास बैठकर तालाब में पत्थर फेंकने लगा। काफी समय बाद, बहुत देर हो चुकी है, हमें घर लौटना चाहिए। तुम जाओ, मैं कुछ देर यहीं बैठूंगा। ठीक है, तुम थोड़ी देर में आ जाना। नंदू वहां से चला गया। अब शाम हो चुकी थी। राजू ने घर लौटने का सोचा। जब वो जंगल के रास्ते गुजर रहा था, तभी उसे वहां एक केले का पेड़ दिखा जो चमक रहा था। राजू उस पेड़ के पास गया और फिर अचानक पेड़ बोलने लगा। राजू, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दुखी हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। भला एक पेड़ मेरी मदद कैसे कर सकता है? राजू ने अपने आप को चूंटी काटी। राजू, मैं सच में बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ और मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आप कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? ये देखो, ये केले, ये सब जादुई केले हैं। तुम इनमें से एक केला खा लो और फिर देखो क्या होता है। राजू ने एक केला तोड़ा और जैसे ही उसने वो केला खोला तो चारों तरफ रोशनी फैल गई। और जब राजू ने वो केला खाया तो उसका शरीर अपने आप बड़ा हो गया और वो पतला दुबला नहीं था, बल्कि दूसरे बच्चों की तरह गोल मटोल हो चुका था। राजू बहुत खुश हुआ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब मैंने तुम्हारी मदद की है, तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें मेरे लिए उस तालाब से पानी लाना होगा। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। राजू तुरंत तालाब के पास गया और वहाँ उसने एक घड़े में पानी भर लिया। घड़ा लेकर राजू पेड़ के पास लौटा और जैसे ही उसने पेड़ में पानी डाला, पेड़ की आत्मा उस पेड़ से बाहर निकली। तुमने मुझे आजाद कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पेड़ की आत्मा आसमान में चली गई और पेड़ एक आम केले का पेड़ बन गया। फिर राजू घर आया। उसकी माँ और दादी माँ बदले हुए राजू को देखकर चौंक गईं। माँ ने अपने बेटे को गले लगाया और राजू ने माँ को जादुई केले के पेड़ के बारे में बताया। लेकिन दादी माँ,
मुझे समझा नहीं कि वो पेड़ की आत्मा कहाँ गई। वो पेड़ एक श्रापित पेड़ था जिसे तुमने आजाद किया, समझे? लेकिन जो भी हो, उस पेड़ ने मेरा शरीर ही बदल दिया। अब कोई मुझे नहीं धमकाएगा। अगले दिन राजू अपना बॉल वापस लाने के लिए पहुंचा। उसने देखा कि बलवान और दीपक दोनों उसी के बॉल से खेल रहे थे। राजू ने झट से बॉल दबोचा और जब बलवान और दीपक ने उसकी ओर देखा तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही राजू है। अब बाबा, ये कैसे हो सकता है? ये तो लकड़ी जैसा पतला था ना? था, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम दोनों की चटनी बना सकता हूँ। राजू दोनों की ओर दौड़ने लगा और दोनों राजू से डर भागने लगे। इस तरह जादुई केले ने राजू की जिंदगी ही बदल दी। पूरे देश में माइक नाम का एक लड़का एक सरकारी अनाथालय में रहता था। अनाथालय की मैनेजर मैडम जूली एक कठोर और निर्दयी महिला थी। सारे लड़के और लड़कियां लाइन में खड़े हो जाएं। अगर किसी ने शोर मचाया या खाना पाने की जल्दी की तो इसी चमचे से उसकी पिटाई करूंगी। जूली अनाथालय में रहने वाले लड़के और लड़कियों को सिर्फ 1 चमचा दाल और 2 रोटियां देती थी। डर के मारे कोई भी ज्यादा दाल या रोटी मांगने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन जब माइक अपनी दाल की कटोरी लेकर टेबल पर जा रहा था तो कटोरी उसके हाथ से छूटकर गिर गई। सारी दाल धरती पर फैल गई। माइक खाली कटोरी लेकर दोबारा जूली के पास पहुंचा। आंटी जी, मेरी दाल गिर गई, मुझे दाल दोबारा दे दीजिए। तेरी इतनी हिम्मत, तूने दाल गिराकर बर्बाद कर दी और दोबारा दाल मांगने आ गया? तुझे दाल नहीं मिलेगी, लेकिन फर्श गंदी करने की सजा जरूर मिलेगी। रात को जब भयानक ठंडी हवा चल रही थी और बर्फ पड़ रही थी तो मैनेजर जूली ने माइक को अनाथालय के बाहर खुले में छोड़ दिया। एक रात जब ठंड में ठिठुरेगा तो दाल गिराना भूल जाएगा। इतना कहकर जूली ने दरवाजा बंद कर लिया। माइक भयानक ठंड से सिकुड़ने लगा। जब अनाथालय में माइक की दोस्त मारिया ने खिड़की से देखा कि माइक को बाहर खड़े होने की सजा दी गई है तो वो चुपके से एक रजाई माइक को देने अनाथालय के बाहर जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मैनेजर जूली ने उसे देख लिया। अच्छा, तो तू बहुत दयालु और परोपकारी बन रही है। अंदर चल, 3 दिन तक तुझे खाना नहीं मिलेगा। बेचारी मारिया माइक की कोई मदद नहीं कर पाई। माइक बाहर सड़क पर भटकते हुए कोई छुपने की जगह ढूंढने लगा। उसने देखा कि रोड किनारे एक कुत्ता अपने मुंह से कुछ खींच रहा है। माइक ने कुत्ते को हटाकर एक पत्थर से थोड़ी जमीन खोदी तो उसे जमीन के अंदर एक रजाई मिल गई। इससे काम बन जाना चाहिए। माइक एक पुल के नीचे रजाई ओढ़कर लेट गया और कुत्ते को भी उसने अपनी रजाई में लेटा लिया। माइक को गर्म रजाई में अच्छी नींद आई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो मैनेजर जूली उसके सामने खड़ी थी। बहुत सो लिया, अब चल अनाथालय में। जूली ने माइक से उसकी रजाई छीन ली। रजाई तो बहुत अच्छी लग रही है, ये इस गधे को कहाँ से मिल गई? उस रात मैनेजर माइक की रजाई खुद ओढ़कर सोई। उसे एक सपना आया कि कुत्ते ने उसकी टांग में काट लिया है। जूली की आँख खुल गई। कितना बेकार सपना था। ओह माय गॉड, 8 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। जूली जैसे ही कमरे के बाहर गई, एक कुत्ता भौंकता हुआ आया और उसने जूली के पैर में काट खाया। जूली को डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन लगवाने पड़े। एक तो इतना घटिया सपना आया और फिर वो सच भी हो गया। जूली अगली रात
फिर वही रजाई ओढ़कर सोई। उसे सपना आया कि वो फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। जूली की आंख खुल गई। आज मैं फिर लेट उठी हूँ और मैंने फिर एक बुरा सपना देखा है। जूली उस दिन बहुत ध्यान से सीढ़ियाँ चढ़ी और उतरी, लेकिन शाम को जब वो फर्स्ट फ्लोर पर बुक साफ कर रही थी तो नीचे उसकी एक बहुत पुरानी दोस्त आ गई। जूली बहुत खुशी में नीचे उतरी और सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया। इस बार जूली के माथे पर चोट लगी। जूली की दोस्त उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। तुम्हारे पैर में भी पट्टी बंधी है और अब सिर में भी, क्या बात है? पता नहीं, पिछले 2 दिन में 2 बुरे सपने आए और दोनों ही सच हो गए। पिछले 2 दिन में? अब याद करो, तुमने क्या कोई नया काम किया है? नया काम? नहीं, नया काम तो नहीं किया। हाँ, याद आया, मैंने एक रजाई ओढ़ना शुरू की है जिसे मैंने अनाथालय के एक लड़के से छीना था। आज उस रजाई को तुम मुझे देना, मैं ओढ़ कर देखती हूँ। जूली की दोस्त ने वो रजाई ओढ़ी। उसे रात में सपना आया कि उसकी नाक सूजकर मोटी हो गई है। अगले दिन जब वो सुबह उठकर नाश्ता करने जा रही थी तो बाहर से एक मधुमक्खी आ गई और उसने नाक पर काट लिया। नाक सूजकर बिल्कुल वैसी ही मोटी हो गई जैसे सपने में थी। इस रजाई को ओढ़कर जो भी बुरा सपना आता है वो सच हो जाता है। इस रजाई के कारण ही तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। जूली ने उस दिन माइक की नॉर्मल रजाई छीन ली और उसे वही जादुई रजाई पकड़ा दी। ये ले अपनी रजाई, अभी इसे ही ओढ़कर सोना। माइक वो रजाई पाकर बहुत खुश हुआ। रात में माइक ने सपना देखा कि अनाथालय के सभी लड़के और लड़कियां आइसक्रीम और पेस्ट्री खा रहे हैं। माइक की आँख खुल गई। कितना अच्छा सपना था। कितने सालों से हमने आइसक्रीम और पेस्ट्री की शक्ल भी नहीं देखी है। काश ये सपना सच हो जाता। उस दिन अनाथालय में बाहर से एक अमीर दंपत्ति आया और उसने अनाथालय के सभी लड़कों और लड़कियों को पेस्ट्री और आइसक्रीम बांटी। ये तो कमाल ही हो गया। मैंने जो सपना देखा वो सच हो गया। कहीं ये उस रजाई की वजह से तो नहीं हुआ? माइक ने सारी बात अपनी दोस्त मारिया को बताई। ये कैसे हो सकता है? मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कल ये रजाई मैं ओढ़ कर देखूंगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं सपना देखूं कि मैनेजर जूली अनाथालय छोड़कर चली गई है और उसकी जगह कोई दयालु और प्रेम से भरी हुई नई मैनेजर आ गई है। मैनेजर जूली पीछे खड़ी होकर माइक और मारिया की सारी बातें सुन रही थी। अच्छा, तो तुम दोनों उस रजाई के द्वारा सपना देखकर मुझे यहाँ से निकलवाना चाहते हो? लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सपना सच नहीं होने दूंगी। मैनेजर ने माइक से जादुई रजाई छीन ली और उसे फाड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन रजाई न चाकू से फटी और न कैंची से कटी। ओह माय गॉड, ये रजाई तो किसी भी तरह नहीं फट रही है। इसे मैं कूड़े वाले को दे दूंगी। माइक और मारिया छिपकर मैनेजर की बातें सुन रहे थे। अगले दिन जूली ने जादुई रजाई कूड़ा उठाने वाले को दे दी। जब जूली अनाथालय में चली गई तो माइक और मारिया छिपकर कूड़े वाले के पास पहुँचे। मारिया ने अपनी पेस्ट्रीज और आइसक्रीम बचा कर रखी थी। उसने कूड़े वाले से कहा, सुनो, तुम ये पेस्ट्री और आइसक्रीम ले लो, लेकिन वो रजाई हमें दे दो जो तुम्हें मैनेजर देकर गई है। कूड़ा उठाने वाले ने उन्हें रजाई दे दी। मारिया, ज्यादातर हमें उस चीज का सपना आता है जो हम सोने से पहले लगातार सोचते हैं। तुम्हें सोने से पहले लगातार सोचना होगा कि मैनेजर जूली अनाथालय छोड़कर चली गई है और उसकी जगह कोई दयालु मैनेजर आ गई है। मारिया सोने से 1 घंटे पहले लगातार यही बात सोचती रही। आखिरकार रात को उसे वही सपना आया कि मैनेजर जूली अनाथालय छोड़कर चली गई है और उसकी जगह कोई नई मैनेजर आ गई है। अगले दिन अनाथालय में एक सरकारी अधिकारी आया। मैनेजर जूली, आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है।
अब आप रिटायर्ड हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं अभी सिर्फ 40 साल की हूँ। सरकार ने नियम बदल दिए हैं, इसलिए अब आपको रिटायर होना ही पड़ेगा। मैनेजर जूली अनाथालय छोड़कर चली जाती है और जो नई मैनेजर अनाथालय में आई वो प्रेम से भरी और दयालु थी। इस तरह जादुई रजाई के द्वारा अनाथालय के लड़के और लड़कियों को एक नया जीवन मिल गया। मोनू और बबलू 2 अनाथ बच्चे थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ रहा करते थे। एक दिन की बात है, मोनू और बबलू दोनों साइकिल चला रहे थे और मोनू एक पत्थर से टकराकर गिर गया। और तभी यमराज वहां प्रकट हो गए। रोते हुए मोनू का ध्यान नहीं था कि एक बड़ा सा ट्रक उसकी ओर आ रहा है, लेकिन बबलू ने ट्रक देख लिया। बबलू ने अपनी साइकिल छोड़ी और दौड़कर अपने दोस्त को एक्सीडेंट से बचा लिया। मोनू बच गया और तभी यमराज मोनू और बबलू के सामने आए। ओ मूर्ख बालक, तुमने इसे क्यों बचाया? इसका वक्त समाप्त हो गया है। इसे मेरे साथ यमलोक जाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा दोस्त मेरे साथ ही रहेगा। अगर आपको मोनू को अपने साथ ले जाना है तो आपको मुझे भी इसके साथ ले जाना होगा। इतनी छोटी उम्र में इतनी गहरी दोस्ती। नहीं यमराज, आप मुझे लेने आए थे ना, तो आप सिर्फ मुझे ही ले जाइए। बबलू को अभी और जीना है। मुझे तुम्हारे बगैर नहीं जीना। मोनू और बबलू की ये हट देखकर यमराज हंस पड़े। तुम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं ले जा रहा। अरे वाह! और तुम्हारा एक दूसरे के प्रति प्रेम देखकर मैं तुम्हें इनाम में ये जादुई लॉकेट दे रहा हूँ। ये जादुई लॉकेट तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है। खुश रहो। यमराज गायब हो गए और अब मोनू और बबलू दोनों खुशी के मारे उछल कूद करने लगे। जादुई लॉकेट, जादुई लॉकेट! मोनू ने वो जादुई लॉकेट अपने हाथ में लिया। जादुई लॉकेट, मुझे 2 चॉकलेट आइसक्रीम्स चाहिए। और तुरंत ही उनके पास 2 चॉकलेट आइसक्रीम्स थीं। दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने खुशी खुशी आइसक्रीम खाना शुरू किया। जैसे ही उनकी आइसक्रीम खत्म हुई, बबलू ने वो लॉकेट लिया। अब मेरी बारी। जादुई लॉकेट, मुझे बहुत सारे खिलौने चाहिए। उन दोनों के सामने बहुत सारे खिलौने थे। दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ऐसा करते करते दोनों ने बारी बारी बहुत सारी चीजें जैसे बड़ा घर, नई साइकिल, बहुत सारी खाने की चीजें जादुई लॉकेट से मांग ली और उनकी हर इच्छा जादुई लॉकेट ने पूरी की। अब मोनू और बबलू दोनों अपने बड़े घर में बहुत आराम से जी रहे थे। उनकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल हो गई थी। अब उन्हें जो भी चाहिए था वो अपने जादुई लॉकेट से मांग लिया करते थे। एक दिन की बात है, मोनू और बबलू दोनों पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे। ये जादुई लॉकेट तो बहुत ही अच्छा है। इसने हमारी पूरी जिंदगी ही बदल दी है। हाँ, अब हमारे पास हर वो चीज है जो हम कभी चाहते थे। तुम्हारा कोई ऐसा सपना है क्या जो अब तक पूरा नहीं हुआ? नहीं, मेरा तो हर एक सपना पूरा हो चुका है।
लेकिन मेरा एक सपना है। कौन सा सपना? मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया में सबसे ताकतवर, बलवान और बड़ा इंसान बनूं। नहीं, ये इच्छा ठीक नहीं है। मैं तुम्हें ये लॉकेट नहीं दूंगा। बबलू लॉकेट लेकर भागने लगा और तभी मोनू ने उससे लॉकेट छीन लिया। हे जादुई लॉकेट, मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर और बड़ा इंसान बना दो। और तुरंत ही मोनू का आकार बढ़ने लगा। वो आसपास की सारी चीजों से बड़ा हो गया। वो एक दानव के आकार का हो गया। ये देख बबलू हैरान रह गया। हाँ? देखो, मैं सच में बहुत बड़ा हो गया हूँ। तुमने ये क्या कर लिया? तुम मेरा सपना नहीं समझोगे। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैं घूम कर आता हूँ। और फिर मोनू वहाँ से निकल गया। मोनू बहुत ही विशाल हो गया था। वो जहाँ पैर रखता, जमीन हिलने लगती। लोग मोनू से डरकर भागने लगते। ये देख मोनू को बहुत खुशी मिल रही थी कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है और सभी लोग उससे डर रहे हैं। बड़े आकार के साथ उसे बहुत भूख भी लग रही थी। उसे जो मिलता वो खाने लगता। उसने एक केले के पेड़ के सारे केले खा लिए और फिर वो आगे बढ़ा। उसने बाजार की सारी सब्जियां भी खा ली। लोग उसे देख दानव दानव चिल्लाकर भागने लगे। भागो! राक्षस! राक्षस! बचाओ! इतना खाकर मोनू को नींद आ रही थी। वो एक खुले मैदान की ओर गया और वहाँ सो गया। बबलू ने उसे सोता हुआ देखा और वो उदास हो गया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मोनू, ये तुमने क्या मांग लिया? ऐसे तो तुम सारी दुनिया के दुश्मन बन जाओगे। यमराज वहाँ प्रकट हो गए। क्या हुआ बबलू? तुम क्यों रो रहे हो? वो देखिए, मेरा दोस्त मोनू एक दानव बन चुका है। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? यही तो उसकी इच्छा थी। यमराज जी, उसे ताकतवर बनना था, लेकिन इतनी सारी शक्ति उसके दिमाग में चढ़ गई है और अब वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। वो बिल्कुल एक दानव की तरह बर्ताव कर रहा है। बिल्कुल सही बबलू। मोनू ने जादुई लॉकेट की शक्ति का गलत उपयोग किया है। यमराज जी, आप मेरी मदद कीजिए। मोनू को वापस पहले जैसा ठीक कर दीजिए। आपकी बहुत कृपा होगी। हम मोनू को वापस ठीक कर देंगे, लेकिन हम उसके बदले अपना ये उपहार और इस उपहार से प्राप्त हुई सारी चीजें तुमसे वापस ले लेंगे। एक बार सोच लो। मेरे दोस्त से ज्यादा कीमती मेरे लिए कोई चीज नहीं है। अब सब कुछ वापस ले लीजिए, लेकिन मुझे मेरा दोस्त वापस दे दीजिए। ठीक है। यमराज ने मोनू को वापस उसके असली आकार में डाल दिया और मोनू और बबलू को दी हुई सारी चीजें भी वापस ले लीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर यमराज वहाँ से गायब हो गए। बबलू, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मुझे ठीक कर दिया। मुझे लगा था बड़ा और विशाल होने में बहुत मजा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। बड़ा होना एक बुरे सपने की तरह था। पहले तो मुझे अच्छा लग रहा था कि लोग मुझसे डर रहे हैं, लेकिन फिर मुझे भूख लगने लगी और मैं एक दानव की तरह खाने लगा।
तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से हमें यमराज को उनका तोहफा और सारी चीजें लौटानी पड़ी। अरे ये क्या कर दिया मैंने, हमारा प्यारा जादुई लॉकेट भी चला गया और हम एक बार फिर से गरीब हो गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी शक्ति का हमें सही उपयोग ही करना चाहिए, वरना जरूरत से ज्यादा शक्ति हमारा ही अहंकार बढ़ाकर हमें नुकसान ही पहुंचाएगी। एक छोटे से गांव में नंदू और उसकी माँ रहा करते थे। नंदू के पिताजी नहीं रहे। नंदू की माँ दिन भर खेतों में मजदूरी कर करके अपना और अपने बेटे का पेट पाला करती थी। वो नंदू को रोज स्कूल भेजा करती थी। नंदू को पढ़ना बहुत पसंद था। वो पढ़ लिख कर अपनी माँ को एक अच्छे बड़े घर में रखना चाहता था और उनकी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता था। वो अपने गुरुजी का लाडला भी था। मुझे कल सिखाई हुई कविता कौन सुनाएगा? पूरी कक्षा में सिर्फ एक नंदू ही था जिसे सब कुछ याद रहता था। हाँ नंदू, बोलो। मिठाइयों का था सम्मेलन, काला जामुन आया बंठन, सजी धजी थी खूब इमरती, हंस हंस सबसे बातें करती। मचा रहा था हल्ला गुल्ला, लुढ़क लुढ़क कर रसगुल्ला। बर्फी आई थी इतराती, साथ जलेबी रस टपकाती। भालू सही सोच रहे थे, बैठे खुद में खोज रहे थे कि होगी कोई जुगाड़ भिड़ानी, जिससे बनूं यहाँ मैं रानी। किंतु वहाँ गाजर का हलवा, हलवे का था ऐसा जलवा। उसने अपना रंग जमाया, सबसे पहला नंबर पाया। बहुत अच्छे नंदू, तुम्हें तो सारी कविता याद है। सारे बच्चों ने नंदू के लिए तालियां बजाईं। इसी तरह एक वर्ष बीत गया और आज गुरुजी नंदू के घर आए। क्या नंदू ने कोई शैतानी की है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो यहाँ खुशखबरी देने आया हूँ। नंदू कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं शक्कर लेकर आती हूँ। माँ ने गुरुजी को शक्कर दी और फिर नंदू को शक्कर खिलाई। बहन, तुम तो जानती ही हो कि हमारे गांव में स्कूल सिर्फ चौथी कक्षा तक ही है और अब नंदू चौथी कक्षा उत्तीर्ण कर चुका है। आगे पढ़ने के लिए इसे 5 किलोमीटर दूर गांव में जाना होगा। 5 किलोमीटर? पर गुरुजी, वो अकेले इतनी दूर कैसे जाएगा? वैसे भी वो अभी भी एक छोटा बच्चा है। मैं तुम्हारी चिंता समझ रहा हूँ, लेकिन नंदू में प्रतिभा है। उसका शिक्षण मत रोको और हमारे गांव से बहुत सारे बच्चे साइकिल पे स्कूल जाते ही हैं। लेकिन मेरे पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं हैं। मुझे पता है, मैं अपने बेटे की साइकिल नंदू को दे दूंगा। वैसे भी मेरा बेटा बड़ा हो चुका है और वो अब साइकिल नहीं चलाता। मेरे पास साइकिल होगी? अरे वाह! हाँ, अब तुम साइकिल चलाना सीख लो। मुझे आती है गुरुजी। बहुत अच्छे। अब मैं तुम्हारा दाखिला करा के आता हूँ। नंदू खुशी से फूला न समा रहा था। वो साइकिल खेलने लगा। ट्रिंग ट्रिंग, माँ मेरी साइकिल के सामने से हट जाओ। ट्रिंग 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 ट्रिंग, मेरी साइकिल हवा में उड़ेगी। वाह! ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग।
और इसके बाद नंदू रोज अपनी साइकिल पर एक गांव से दूसरे गांव सफर करने लगा। एक दिन बहुत गर्मी थी। नंदू अपनी साइकिल पर अपने गांव लौट ही रहा था कि उसने रुककर पानी पीने की सोची। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। नंदू ने बोतल से पानी पिया और तभी उसका ध्यान एक मुरझाए हुए पौधे पर पड़ा। अरे ये क्या? ये पौधा तो मुरझा रहा है। नंदू ने इस पौधे में पानी डाला और तभी उस पौधे से एक छोटी सी परी बाहर आई। शुक्रिया नंदू। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और फिर नंदू की साइकिल चमकने लगी और उसके पंख भी आ गए। हाँ, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। नहीं नंदू, ये तुम्हारी ही साइकिल है। अब तुम भी मेरी तरह उड़ सकोगे। नंदू ने खुद को चूंटी काटी। ये तो सच है, मेरी साइकिल के पंख हैं। तो अब मैं भी उड़ सकता हूँ। शुक्रिया नन्ही परी। नंदू खुशी खुशी उस साइकिल पर सवार हो गया और उड़ने लगा। परी उसे उड़ता देख बहुत खुश थी। वो ये तो मजेदार है। अब मुझे रोज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं उड़कर कहीं भी जा सकता हूँ। नंदू की खुशियों का तो ठिकाना ही ना रहा। वो बादलों पर उड़ता रहा और कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंचा। माँ, माँ, देखो मैं उड़ सकता हूँ। नंदू की माँ भी आश्चर्यचकित रह गईं। हाय दैया, आओ माँ, तुम्हें भी आसमान की सवारी करवाता हूँ। नंदू की माँ नंदू के पीछे बैठी और वो दोनों मिलकर आसमान की सवारी करने लगे। जिस तरह नंदू ने अपनी माँ को आसमान की सवारी करवाई, उसी तरह उसके कड़े परिश्रम से वो अपनी माँ को हर वो सुख सुविधा दे पाएगा जो उसकी माँ कभी सोच भी नहीं पाई।